एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर FATF ग्रे लिस्ट फेलियर। सो इस वीडियो पे आज हम लोग रिएक्शन देंगे और देखेंगे ये वीडियो कैसी होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है कि पाकिस्तान जो है वो फेल हो चुका है ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में, और अब जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। और उसके क्या रीज़न्स हुए हैं वो सारे कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, और वो इंडिया को क्यों ब्लेम कर रहा है FATF की वजह से, वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स की। सो बिना देरी के चलते हैं इस वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। एंड ऑल्सो चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। द पेन जस्ट डजंट स्टॉप फॉर पाकिस्तान। तो अभी भी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। इनका पूरा प्रयास था यहाँ पर कि इस बार की FATF की मीटिंग में ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो बाहर निकलेंगे। मगर FATF मेंबर्स ने यहाँ पर वोट किया और ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। नाउ ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इनके लिए। इसलिए ओपनली पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब ये कह रहे हैं कि भारत एक षड्यंत्र रच रहा है और इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की इमेज को खराब करने की, उसी का पार्ट है कि पाकिस्तान को हमेशा FATF की ग्रे लिस्ट में रखो। तो ये तो खैर आरोप हो गया पाकिस्तान की साइड से, मगर मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है ये काफ़ी हद तक समझ भी आती है, क्योंकि फाइनेंशियली इनको बहुत लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ FATF ग्रे लिस्ट। आपको ये बात समझनी होगी, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में है। आप अगर 2008 में जाओ तो पहली बार ये आए थे ग्रे लिस्ट में FATF की, उसके बाद 2009 में बाहर निकले, फिर 2012 में फिर से अंदर चले गए, और उसके बाद ये लोग बाहर आए थे 2015 में, और फिर 2015 के बाद 2018 में फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में चले गए। तब से लेकर अब तक ये FATF की ग्रे लिस्ट में ही हैं। कई देश आपको मिलेंगे बाय द वे आज के समय FATF की ग्रे लिस्ट में। FATF की जो ब्लैक लिस्ट है वहां पे आपको तो सिर्फ मिलेंगे दो देश, ईरान और नॉर्थ कोरिया। मगर ग्रे लिस्ट में कई देश है जिनकी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मगर उनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की तरह ऑलमोस्ट 10 साल बिता चुका है FATF की ग्रे लिस्ट में। तो ये जो इन्होंने टाइम बिताया है, जो इन पर सैंक्शंस लगे हैं FATF के, उसकी वजह से टोटल लॉस इनकी इकोनॉमी को हुआ है ए मैसिव $38 बिलियन। $38 बिलियन मतलब कि इंडियन रुपीस में रफली आप कह सकते हैं 2,77,000 करोड़ रुपए। और बाय द वे ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के ही एक इकोनॉमिस्ट ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और इस पर मैंने वीडियो बनाई थी आज से कई महीने पहले, 38 बिलियन लॉस फॉर पाकिस्तान। और ये सब जो कैलकुलेशन है बाय द वे ये है 2019 की, अभी 20, 21 और अब 2022 तक भी ये FATF की ग्रे लिस्ट में रहने वाले हैं। तो उसका आप अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से जो ये फिगर है $40 बिलियन तक भी पहुंच जाएगी। पाकिस्तान ये क्यों कह रहा है कि इंडिया षड्यंत्र कर रहा है? देखो, FATF के आज के समय है 39 मेंबर कंट्रीज। ऑफिशियली जो इनकी वेबसाइट है वहां से मैं आपको डेटा दे रहा हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे मेंबर कंट्रीज की लिस्ट है। यहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा, इजराइल भी है, US, यूनाइटेड किंगडम, जापान भी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर मेंबर कंट्रीज है। तो ये सब देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश FATF की ग्रे लिस्ट में जाएगा, मतलब कि वहाँ पे कम पनिशमेंट मिलती है, और कौन सा देश FATF की ब्लैक लिस्ट में जाएगा, जहाँ पर इस टाइप के सैंक्शन लगते हैं कि पूरी इकोनॉमी को 100 बिलियन से लेकर 150 बिलियन का नुकसान भी हो सकता है। और हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूं कि FATF का जो ये सिस्टम है ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट का, ये शुरू हुआ था 2000 में, और FATF के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये आपको मिलेंगे फ्रांस में। और जो इनकी लिस्ट है ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट, ये नाम दिए हैं मीडिया ने। ऑफिशियली ये लोग अपने डॉक्यूमेंट में ब्लैक लिस्ट को कहते हैं कॉल फॉर एक्शन लिस्ट, और ग्रे लिस्ट जिसमें पाकिस्तान है इसको ये लोग कहते हैं अदर मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शंस। और अभी पाकिस्तान के साथ FATF की ग्रे लिस्ट में कौन कौन से देश हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, यहाँ पे आपको कई देश मिलेंगे जिनकी वैसे इंटरनेशनल रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, वो आसियान देश भी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे फिलीपींस आपको मिलेगा। जी हाँ, ये वही फिलीपींस है जिसको हम ब्रह्मोस देने की बात कर रहे हैं आज के समय, ये FATF की ग्रे लिस्ट में है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा FATF
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनका सिंपली एक काम ये नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करनी है। ये लोग प्राइमरली फोकस करते हैं काले धन पर और ब्लैक मनी के मिसयूज पर। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है दुनिया भर में, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है दुनिया भर में, उनको फंड किया जाता है काले धन से। अगर हम प्रॉपरली ट्रेस कर पाए कि जो पैसा जनरेट किया जा रहा है, जो पैसा छपता है, वो कहां पर जा रहा है, किस रास्ते जा रहा है, तो दुनिया में बहुत सारे जो अपराध हैं उनमें हम लगा सकते हैं रोक। तो एफएटीएफ का मेन काम यहां पर ये होता है कि उन कंट्रीज को पनिश करना जहां पर प्रॉपर तरीके से पैसा कहां पर जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, इसको लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं है अपना और प्रॉपर तरीके से ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। तो इसलिए काफी बार यहाँ पे आप अच्छी रेपुटेशन वाली कंट्रीज को भी देख लेंगे, मगर वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रहते नहीं है। मैक्सिमम 1-2 साल यहाँ पर रहे, फिर उसके बाद अगला नंबर आया 10-15 साल बाद। पाकिस्तान इस मामले में यूनिक केस है। इन्होंने ऑलमोस्ट इसको अपना सेकेंड होम ही बना दिया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे एफएटीएफ ने हाल ही में एक वीडियो भी रिलीज करी जहां पर यह बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग जो इनका एक मेन कंसर्न है दुनिया में, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको रोकना इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर लॉन्डर्ड एवरी ईयर। मतलब कि काले धन को किसी तरीके से बैंक अकाउंट्स में या फिर जो मेन मुख्य धारा होती है वहां पे पहुंचाना। तो एफएटीएफ इन सब के अगेंस्ट काम करता है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि ना सिर्फ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा इशू है, उस सब के अलावा यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड आतंकवादी भी हैं जो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करके बहुत से और कंट्रीज में पहुंचाते हैं दूसरे आतंकवादी संगठनों को। तो इसलिए एफएटीएफ ने बहुत ही लंबे समय से रखा है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में। अब यहाँ पे आप पूछेंगे पाकिस्तान को प्रॉपरली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए करना क्या होगा। देखो इसके 2 आंसर्स हैं। एक तो यह है कि टेम्परेरी बेसिस पर कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान अगले साल निकल जाए, मगर चांसेस बहुत हाई है कि 1 साल बाहर रहने के बाद पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में आ जाए, क्योंकि इनके यहाँ जो पूरा एक इकोसिस्टम है, कई आतंकवादी हैं, उसके अलावा सो कॉल्ड उनकी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है। जो इनके यहाँ इकोसिस्टम है उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। उन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जो भी एक्शन लेगा उस सरकार को डर ये होगा कि बैकलैश ना आ जाए, ये फिर बॉम्ब ब्लास्ट करने ना स्टार्ट कर दे पाकिस्तान में। तो ये बहुत ज़्यादा आराम से एक्शन लेंगे इस पर। और जो ये इशू है पाकिस्तान का, ये आने वाले 10 साल तक कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा। इस बार भी आप अगर देखो तो इन्होंने एफएटीएफ के सामने जो टोटल 27 एक्शन आइटम्स की लिस्ट थी उसमें से 26 अचीव कर ली। इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी थी, मगर एक एरिया में यहाँ पे कुछ काम हुआ नहीं, वो है कन्विक्शन रेट। यहाँ पर क्या होता है कि कई आतंकवादियों को ये कोर्ट तक तो पहुंचा देते हैं, मगर उसके बाद कन्विक्शन नहीं होती। जज काफ़ी हद तक डरे होते हैं, जज काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट है और जो इनकी आर्मी है उनके इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं। तो कभी भी आप देखोगे इनके यहाँ कोई बड़े आतंकवादी को सज़ा नहीं होती बहुत ही लंबे समय तक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये 2016 में आई रिपोर्ट पीस वर्क्स कह रही है कि पाकिस्तान में जो ओवरऑल कन्विक्शन रेट है ये बहुत ज़्यादा पुअर है। तो जब तक इस चीज़ को ये इम्प्रूव नहीं करते, समवन हैज़ टू बाइट द बुलेट। एक इडियम होता है इंग्लिश में, बाइट द बुलेट, मतलब कि कठिन मुश्किल निर्णय लेना। इमरान खान के सामने यहाँ पे ऑप्शन अभी ये है कि इनके यहाँ जो आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ एक प्रॉपर एक्शन ले। अगर कल को कोई बैकलैश होती है झेले उसको। मैक्सिमम क्या होगा, 1-2 इंटरनेशनल क्रिकेट के जो टूर हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, टीम्स फिर से पाकिस्तान को विजिट करना बंद कर देगी। मगर इससे लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान अपने यहाँ जो आतंकवाद की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकता है। हाँ, अब इसके आगे एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती भी है इन ग्रुप्स को खत्म करना, या इनकी सरकार आज ही मानती है कि भविष्य में ये इन ग्रुप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। दैट रिमेन्स टू बी सीन। और हाँ, फाइनली एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त एफएटीएफ की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है। तो इस वक्त इनकी प्रेसिडेंसी है जर्मनी के पास। जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लायर ये इस वक्त एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है और 2022 तक ये रहेंगे एफएटीएफ प्रेसिडेंट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो यहाँ पर अपना कोर्स, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में पूरा सिलेबस आपका कवर होगा, फ्री में टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पर। मगर आइकॉनिक कोर्स स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिलता है आपको एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा
कि पूरे 12 महीने या फिर जितना भी टेन्योर है आपके कोर्स का, आप उस दौरान प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करें। तो यहाँ पे जो प्राइस लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस गिर जाएंगे। यू कैन सेव मनी। हर महीने मैं आपको बता दूं हजारों बच्चे फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स, चाहे IIT हो, गेट, UPSC, दे यूज द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। सो आपको भी मैं यही कहूँगा, यूज द कोड, सेव मनी, बिकॉज मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लेम कर रहा है इंडिया को कि वो जो ग्रे लिस्ट में है वो इंडिया की वजह से है। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना ये है कि पाकिस्तान आए दिन ग्रे लिस्ट में आ रहा है, अगर निकल जाता है तो दोबारा से वापस भी आ जाता है। तो इसमें ब्लेम करना इंडिया को और या किसी भी कंट्री को ये गलत होगा, क्योंकि हमें तो अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें फेस करने को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे ये सारे क्राइसिस हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, लॉन्ड्री हो रही है, मनी लॉन्ड्री और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से आज भी अनफॉर्चुनेटली आज भी हम लोग इसी ग्रे लिस्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रे लिस्ट में सिर्फ पाकिस्तान है या पाकिस्तान एक बुरा मुल्क है, लेकिन एक बात यह है कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रे लिस्ट में है। लेकिन जैसे कि प्रशांत सर ने भी कहा कि ग्रे लिस्ट में सिर्फ टेररिस्ट वगैरह नहीं, बल्कि वो लोग भी हैं जो लोग मतलब और भी बहुत सारे करप्शंस से गुजरते हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान में जो ब्लैक लिस्ट की बात चल रही थी। तो मैं अभी एक कमेंट भी रीड कर रही थी, तो वो कहते हैं कि वी आर हैप्पी दैट वी आर इन ग्रे लिस्ट, वी पाकिस्तानी आर प्राउड दैट वी आर इन ग्रे लिस्ट स्टिल बट इंस्टेड ऑफ ब्लैक लिस्ट। तो उस पर वो खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन मेरे नज़रों में ये ग्रे लिस्ट में होना भी एक अफसोस की बात है। लेकिन ठीक है, ब्लैक लिस्ट में आप नहीं हैं, ग्रे लिस्ट में है, लेकिन ग्रे लिस्ट में भी क्यों है ये बात अफसोस की है, नहीं होना चाहिए। हम आज भी ग्रे लिस्ट में हैं, इस चीज़ का मुझे आज भी बहुत ज़्यादा दुख है और अफसोस है। एनीवेज़, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ बोल सकते हैं कि नहीं होना चाहिए था ऐसा जो कि हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा कब तक चलेगा कि पाकिस्तान एक साल ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा और फिर दो तीन साल के लिए जो है वो ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। इस पर हम लोग कंट्रोल जब तक नहीं करते तब तक हम इस ग्रे लिस्ट में रहेंगे और अपनी इकनॉमी से जो है हाथ धोकर बैठेंगे। हमें लॉस में जाएंगे, हम लोगों को नुकसान भी होगा, हर चीज़ होगी। तो इस चीज़ पर फोकस करना, इस चीज़ को सोचना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम किसी गवर्नमेंट को इल्ज़ाम लगाएं, उनको ब्लेम करें कि ये उनकी ही गलती है, ये उन्होंने क्यों किया ऐसा, या हम बहुत मासूम हैं, हम बेचारे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी यही कहूँगी कि इन फ्यूचर आई होप कि कुछ ना कुछ हो। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि ईरान भी ब्लैक लिस्ट में है, जिसमें और खैर नॉर्थ कोरिया तो होगा ही, उसका तो कंफर्म है ही, उन लोगों की जैसी सिचुएशन है। लेकिन अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान भी जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। लेकिन पाकिस्तान हर चीज़ में ही इस वक्त डाउन है, किसी भी चीज़ का। और एज बिंग पाकिस्तानी मैं ये सोच रही हूँ कि आने वाले वक्त में भी ये ग्रे लिस्ट में अगर रहता है तो मतलब हमारी इकनॉमी कहाँ पर जाती है, हम लोग कितना लॉस में आ रहे हैं। बजाय हम आगे ग्रो करें, हम वहीं पर स्टक हैं, बल्कि हम रिवर्स में जा रहे हैं, जहाँ पर जो है वो हमें सिर्फ अपना सिर्फ सर्कुलर सिस्टम चलाना पड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहे, हम ग्रो नहीं कर पा रहे। और ये शेमफुल एक्ट उन सब के लिए है जो लोग मीडिया में आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वहाँ पर आकर ये लोग फुस हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। इन लोगों में फिर वो एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं जब ये FATF और इस तरह के मामलात आते हैं।
ये लोग तब कहाँ होते हैं, तब वहाँ पर मीडिया में तो बड़े शोर और गुल के साथ ये लोग बहुत शोर मचा रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया। एनीवेज क्या कह सकते हैं। खैर गाइस, अफसोस तो इस बात का है कि स्टिल वी आर इन ग्रे लिस्ट एंड पाकिस्तान के लोग तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा अफसरदा होंगे, लेकिन कुछ पागल लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। खुश होने का उनका रीज़न ये होगा कि वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं क्योंकि वो लोग ग्रे लिस्ट में हैं स्टिल, एटलीस्ट दे आर नॉट इन ब्लैक लिस्ट। तो ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि ग्रे लिस्ट के लिए भी दे आर स्टिल हैप्पी। तो कहते हैं ना, जो आ रहा है बस आ रहा है, ठीक है खुश रहो, तो वो वाला हिसाब हो रहा है। एनीवेज खैर ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन यह है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई वीडियो की अगर सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, एंड इंस्टाग्राम पर जैसे और लोग सजेशंस देते हैं आप भी मुझे सजेशंस दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।